अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम भाग 10 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें जनजातीय सरकार के बारे में बताया गया था। अब है भाग 11। अब यहाँ से शुरू होता है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, तो इसमें जो पहला है भाग 11, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कैसे हो गए। अगर केंद्र में बीजेपी सरकार है और किसी राज्य में कांग्रेस सरकार, तेलुगु सरकार या कुछ और पार्टी है, तो क्या करेगी? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बजट देगी, क्या उसका सहयोग देगी? क्योंकि ये तो एंटी होती है, कांग्रेस और बीजेपी एंटी होती है, और भी पार्टियां एंटी होती है, तो इनके लिए क्या करते हैं, अपने संविधान में ये लिख दिया गया कि केंद्र और राज्य के मध्य कुछ शक्तियों का बंटवारा होगा और उसमें केंद्र सरकार इतनी हावी नहीं होगी ताकि राज्यों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सके। तो इसके लिए क्या कर दिया, संविधान में भाग 11 में कर दिया कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कैसे होंगे। इसमें प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध को रखा गया। प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध को रखा गया है। भाग 11 में प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध को रखा गया है। जब अपन भाग 10 पढ़ रहे थे तो भाग 10 में अनुच्छेद 244, तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक, इसमें केंद्र राज्य के मध्य संबंध में भी प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध कौन से भाग में है, या ऐसा पूछा जाए केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध कौन से भाग में, तो कौन से भाग में, भाग 11। ये तो हो गया भाग 11। सेम वैसा ही 12 भाग है जिसमें भाग 12 जिसमें केंद्र राज्य संबंध तो होगा ही, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध तो होगा ही, लेकिन उसमें वित्तीय संबंध इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्तीय संबंध केंद्र राज्य के मध्य कौन से भाग में है, तो कौन से भाग में, भाग 12 में वित्तीय संबंध है केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध है। और इसी तरह से याद रखना है, रखने वाली कोई चीज है नहीं, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक और भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 301 याद रखना। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263, जबकि भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 301 तक। इसके बाद में भाग 13, ये भी केंद्र राज्य के मध्य है। इसमें भी केंद्र और राज्य के मध्य है। इसमें व्यापार और वाणिज्य, केंद्र राज्य का संबंध भाग 11, भाग 12 और भाग 13 में है। इसमें अनुच्छेद 245 से 263, जबकि भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 301 तक, जबकि भाग 13 में अनुच्छेद 300
व्यापार होगा वो उसमें आएगा, वो भाग 13 में आएगा। केंद्र राज्य के मध्य व्यापार और वाणिज्य संबंध वो भाग 13 में आएगा। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक आ गया सबको समझ में। भाग 11, भाग 12 और भाग 13 ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें प्रशासनिक विधायी संबंध और वित्त संबंध, व्यापार और वाणिज्य संबंध। भाग 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध, भाग 12 में वित्तीय संबंध, भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य संबंध। और कुछ अनुच्छेद 245 से 263, 264 से 301 और 301 से 307 कुछ अनुच्छेद है। और इनको भाग को एक बार याद कर लेना, देखना, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। भाग 11, भाग 12, भाग 13 ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है। इसके बाद में भाग 14 जितने भी IAS, IPS ये बड़े अफसर, कलेक्टर, एसपी जितने भी अधिकारी बनते हैं वो भाग 14 के अनुसार बनते हैं। संविधान के भाग 14 के अनुसार बनते हैं। भाग 14 में लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग भाग 14 में लोक सेवा आयोग, यहां से एक क्वेश्चन बनता है करंट का, लोक सेवा आयोग। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां है? राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां पर है? कोई बताएगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां पर है? राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां पर है? मालूम किसी को? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है और संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में। भाग 14 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इसमें यह रखा गया है कि जितने भी अधिकारी बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी बनेंगे या नौकरशाही बनेंगे वो किस आधार पे बनेंगे, वो भाग 14 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसमें कुछ शक्तियां बताई गई है कि लोक सेवा आयोग में शक्तियां बताई गई है कि कैसे ये कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं और भी अधिकारी बनते हैं, वो इसमें बताया गया है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग भाग 14 में बताया गया है। इसके अनुच्छेद 308 से 323 तक, 308 से 323 तक अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है, जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम या परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग लेता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग भारत की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। लोक सेवा आयोग में एक पूरे भारत का एक सबसे वरिष्ठतम लोक सेवा आयोग होगा। बाकी हर राज्य में अपने अपने लोक सेवा आयोग होंगे। जैसे राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें अनुच्छेद भाग 14 में लोक सेवा आयोग, इसमें अनुच्छेद 308 से 323, 308 से 323
तक इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग के दो या चुनाव आयोग के दो। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो, ये सभी चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव किया जाता है वो भाग 15 में रखा गया। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक रखा गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि भारत में हर साल चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे मध्यवर्ती चुनाव हो, चाहे किसी की मृत्यु होने के बाद वापस चुनाव हो, तो ये चुनाव होते ही होते हैं। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में? 324, 224, 124 या 24। तो किसमें है निर्वाचन आयोग का प्रावधान, कौन से अनुच्छेद में है? तो इसके अनुसार अगर रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आ जाए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें है, तो 324, 224, 124 या 24। तो इसमें 324 से 329 के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। तो अपने ऑप्शन के अनुसार ए 324 में निर्वाचन आयोग हो जाएगा, बाकी तीनों में नहीं होगा। तो रटने वाली बात नहीं है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में 324 से लेके 329 तक बताया गया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा होता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या मुख्यमंत्री का या राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है? अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव जितने भी सांसद होते हैं उनके अनुसार होता है। और प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या क्या होता है या किस प्रकार प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत के नेता को चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। भारत में लोकसभा में 545 सीटें हैं। इसका अगर बहुमत कर ले तो जिसको सबसे ज्यादा 50% +1 सीटें मिल जाती है, तो वही पार्टी अपने मुखिया को प्रधानमंत्री बना लेगा। वही अपनी पार्टी अपने सदस्य को मुख्यमंत्री बना लेगा। इसके बाद में भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक, इसमें SC ST आंग्ल भारतीय, SC
राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण होगा। विधानसभा में आरक्षण होगा। ये लाइन ध्यान से समझ लेना। इसमें भाग 16 में अनुच्छेद 303 से 342 का प्रावधान है। इसमें एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय इन तीन लोगों को, इन तीन कैटेगरियों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इसमें आरक्षण होगा। इसमें क्या होगा? आरक्षण होगा। तो लोकसभा और विधानसभा में जितने भी आरक्षण होगा तो एससी, एसटी, आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दिया जाएगा। किस आधार पर? भाग 16 के अनुसार अगर ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े इलाके से है, एससी से है, एसटी से है और आंग्ल भारतीय से है, ये इन लोगों को लोकसभा में इनकी सीटें आरक्षित होगी तो इन सीटों पर यही चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ताकि ये समाज, एससी वर्ग, एसटी वर्ग अपने समाज का उत्थान कर सके। इसीलिए लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि ये लोग संसद और विधानसभा में जाकर अपने सीटें रिजर्व कर सके, अपने समाज का विकास या कल्याण कर सके। इसके बाद में है भाग 17। भाग 17 इसमें भाषा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की भाषा कैसे होगी? भारतीय संविधान की भाषा कैसे होगी? संविधान लिखित होगा या अलिखित होगा? वो सारा भारतीय संविधान में भाषा कैसे होगी? भारतीय संविधान की भाषा इंग्लिश होगी या हिंदी होगी? इस आधार पर भाग 17 में भाषा का प्रावधान किया गया है। भारत में कितनी भाषा का संविधान में वर्णन है वो सारी भाग 17 के अनुसार होगा। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से बताया गया है भाग 18। भाग 18 आपके सिलेबस में अलग से बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 352 से 360, इसमें अनुच्छेद 352 से 360, इसमें क्या है? आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। भारत में आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की बताई गई है। भारत में आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की बताई गई है। पहली अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत में, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की बताई गई है। पहली 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह भारत में भाग 18 में आपातकालीन शक्तियां बताई गई है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अगर इन तीनों में से कोई भी घटना हो जाती है तो भारत में आपातकाल लग जाएगा और सारी शक्तियां राज्य से हटकर एक जगह हो जाएगी। उसे कहते हैं एकात्मक या केंद्रीकृत शक्तियां। इसमें आपातकालीन शक्तियां, अगर इमरजेंसी में कोई युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन तीनों के आधार पर भारत में आपातकाल लग सकता है और जितने भी
राज्य है वहाँ की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती है, या कुछ राज्यों में आपातकालीन या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जैसे राजस्थान में कोई आतंकवादी घटना हो जाए तो राजस्थान में भी आपातकालीन घटना लग सकती है, अन्य राज्यों में नहीं, वो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जा सकती है। तो ये 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद में 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य में कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगर कोई किसी राज्य में कोई सरकार अगर अपना बहुमत खो देती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है। वो 4 बार सिर्फ राजस्थान में लगा है, बाकी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है। सबसे ज्यादा किसमें लगा है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन में अगर किसी राज्य में कोई सरकार अपना बहुमत खो देती है तो उस बहुमत पर खो देती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। सारी शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास चली जाती है और वहां पर सारा कार्य राष्ट्रपति के अनुसार किया जाता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 360। इसमें वित्तीय आपात, इसमें वित्तीय आपात अगर लगे कि भारत सरकार को धन की या पैसों की कमी आ जाए तो भारत सरकार वित्तीय आपात लगा सकती है, जिसमें कर्मचारी, भारत के जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। लेकिन आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा, एक बार भी नहीं। भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें 352 से 360 अनुच्छेद है। आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। इसके तहत भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य में कोई राज्य सरकार बहुमत खो देती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 के अनुसार वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। अब सीधा सा क्वेश्चन आएगा, 356 के अनुसार क्या है? 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है, युद्ध या बाह्य आक्रमण है। यहाँ तो पढ़ने में तो इजी लग रहा है कि 356 में राष्ट्रपति शासन है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ऊपर नीचे हो जाता है, उलट नीचे हो जाता है। तो याद रखना 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, जबकि 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में वित्तीय आपातकाल का कितनी बार लगा? तो भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। इसके बाद में है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, इसमें विविध प्रकरणों के बारे में बताया गया है। इसमें विविध प्रकरण, इसके बारे में बताया गया है। अगर
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर हो या राज्यपाल पद पर हो, इन दोनों को कुछ छूटें दे रखी है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर हो या राज्यपाल पद पे हो उनके लिए छूटें दे रखी है। जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, भारत में रामनाथ कोविंद है। अगर ये वर्तमान में अगर इनके ऊपर कोई केस चलता है, अगर इनके ऊपर कोई केस चलता है तो कोर्ट इनको छूट देती है, जब तक राष्ट्रपति है तब तक इनके ऊपर केस नहीं चल सकता, क्योंकि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। तो इनके ऊपर छूट देने के लिए भाग 19 में 361 से 369 के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो तो उनके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं कर सकती, अर्थात इनको कुछ छूट दे रखी है। राजस्थान के राज्यपाल, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसी छूटें दे रखी है, अगर इनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो ये कोर्ट में केस नहीं चल सकता जब तक ये राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। अगर ये पद से मुक्त हो जाते हैं तब इनके ऊपर कोई कोर्ट में केस चल सकता है। इसके बाद में है भाग 20। इसके बाद में है भाग 20, मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना भाग 20, संविधान संशोधन इंपोर्टेंट संविधान संशोधन। भारत के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए भाग 20 के अनुसार किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद केवल 368 रखा गया है। अगर किसी भी अनुच्छेद या भाग में कोई संशोधन करना हो या हटाना हो तो वो भाग 20 के अनुसार होगा। इसके बाद में भाग 21, राज्यों के बारे में उपबंध। भाग 21 में राज्यों के बारे में उपबंध है। इसमें 369 से 392 तक अनुच्छेद रखे गए हैं। इसमें राज्यों के बारे में है, जैसे 370 जम्मू एंड कश्मीर, 371 गुजरात और महाराष्ट्र। इस प्रकार हर राज्य के बारे में अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो 370 इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर के बारे में बताया गया है, जो भाग 21 में है। और लास्ट है भाग 22। भाग 22 में संविधान की भाषा, प्रारंभिक भाषा क्या होगा या संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, शॉर्ट में नाम क्या होगा, वो भाग 22 में बताया गया है, जो 393 से लेकर 395 तक। याद रखना, भारत में 395 टोटल अनुच्छेद यही है, यही रहेंगे। इसमें से 19-20 ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं। 395 अनुच्छेद यही रहेंगे। अगर कोई जोड़ना हो, जैसे किसी को जोड़ना हो, अन्य राज्यों को जोड़ना हो तो 370 ए कर देंगे या बी कर देंगे, लेकिन अनुच्छेद 395 तो 395 ही रहेंगे। ये थे अपने संविधान के बारे में कुछ भाग और अनुच्छेद जो हमने पढ़ लिया है। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो।